हम्म, तो जो 10वीं कारिका है वो ये बोलती है कि जो व्यक्त प्रकृति है, हम्म, व्यक्त प्रकृति मतलब जिस प्रकृति को हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं, जिसको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, जिसको हम अपने कर्म इंद्रियों के माध्यम से उसके ऊपर काम करते हैं, वो है व्यक्त प्रकृति। व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड प्रकृति। लोग बातें करते हैं कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जीवन में कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। माँ बाप जब आपस में सेक्स करते हैं और प्रॉपरली जब वो कल्मिनेट होता है, तो जो बच्चा कोख से डिलीवर होता है वो भी मैनिफेस्टेशन। मैं जवानी से बूढ़ा हो जाता हूं तो मेरा बुढ़ापा भी मैनिफेस्ट होता है। हम्म, एक जमीन पे कुछ नहीं है, उस पे मैं मकान बनाता हूं तो वो मकान भी मैनिफेस्टेशन। मतलब जो अव्यक्त है, जो नहीं दिख रहा है, उसको देखना, उसको व्यक्त करना मैनिफेस्टेशन। तो ये सारी प्रकृति मैनिफेस्टेड है, अव्यक्त में से व्यक्त की गई है। कौन कर रहा है अव्यक्त में से व्यक्त? पुरुष कर रहा है। पुरुष जब मूल प्रकृति को देखता है तो वो अव्यक्त है मूल प्रकृति। लेकिन पुरुष के देखने के बाद पुरुष जहां देखता है, मूल प्रकृति का उतना हिस्सा व्यक्त हो जाता है, उतने हिस्से में हलचल मच जाती है, उतने हिस्से के गुण दिखाई देते हैं, उतना हिस्सा में कुछ सात्विक होता है, कुछ राजसिक होता है, कुछ तामसिक हो जाता है। जो सात्विक प्रकृति बनती है उसको हम बुद्धि बोलते हैं। जो राजसिक प्रकृति बनती है उसको हम अहंकार बोलते हैं। और जो तामसिक प्रकृति बनती है उसको हम मानस वाली प्रकृति बोलते हैं। तो ये जो व्यक्त हो रहा है, ये जो मूल प्रकृति से बन के आ रहा है, ये मूल प्रकृति असीमित है, लेकिन जो व्यक्त प्रकृति है वो सीमित है। तो ये असीमित से निकली हुई सीमित प्रकृति कैसी है, इसके क्या क्वालिटीज हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो अभी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें ये है कि ये प्रोड्यूसेबल है, इसको हम बना सकते हैं। पेड़ से आप एक कुर्सी बना सकते हैं, आप एक टेबल बना सकते हैं। कपड़े से आप शर्ट बना सकते हैं, कपड़े से आप पैंट बना सकते हैं, कपड़े से आप रुमाल बना सकते हैं, मोजा बना सकते हैं, जैकेट बना सकते हैं, टोपी बना सकते हैं। तो जिस दुनिया में बनता है, प्रोडक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, क्रिएशन होती है, वो है व्यक्त प्रकृति। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये प्रोड्यूस की जा सकती है, ये बनाई जा सकती है, और जिसको बनाया जा सकता है उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन वाली जो प्रकृति है वो है व्यक्त प्रकृति। दूसरा क्या है? क्योंकि ये पैदा हुई है, प्रोड्यूस हुई है, ये डिस्ट्रॉय भी होगी, ये खत्म भी होगी, मरेगी। जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। तो उसी प्रिंसिपल से, उसी रूल से
इस प्रकृति का, व्यक्त प्रकृति का नाश होता है, सृष्टि का नाश होता है, ब्रह्मांड का नाश होता है। अगर हजारों ब्रह्मांड हैं तो हजारों ब्रह्मांड का नाश होगा और हजारों ब्रह्मांड पैदा भी होंगे। तो ये जो व्यक्त प्रकृति है वो पहले तो बनती है, प्रोड्यूस होती है। दूसरी क्या है कि वो परमानेंट नहीं है, उसकी उसका जो जीवन है वो शॉर्ट लिव्ड है, छोटा जीवन है उसका, वो मर जाएगी। ये मत सोचिएगा कि धरती हमेशा के लिए है, ये मत सोचिएगा कि सूरज हमेशा के लिए है, ये मत सोचिएगा कि चांद तो यहाँ रहने वाला है, मैं तो आऊंगा और जाऊंगा। नहीं, ये सब जाएंगे। नॉन परवेसिव है। नॉन परवेसिव है इसका मतलब है कि सब जगह मौजूद नहीं है। धरती जो है वो सब जगह मौजूद नहीं है, चांद जो है वो सब जगह मौजूद नहीं है, पानी जो है वो सब जगह मौजूद नहीं है, वायु जो है, गैस जो है वो सब जगह मौजूद नहीं है, एनर्जी जो है, अग्नि जो है, ऊर्जा जो है वो सब जगह मौजूद नहीं है, आकाश भी सब जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सीमित है। जिसको भी बनाया जा सकता है वो असीमित अनंत नहीं हो सकता है। अगर वो असीमित है तो आपको तो असीमित काल के लिए बनाना पड़ेगा उसको। तो वो असीमित नहीं है, वो सीमित है, वो फाइनाइट है, उसकी गिनती है, उसका अंत है। तो ये जो प्रकृति हमारे सामने व्यक्त होके आती है उसकी सीमाएं हैं। उसके बाद वो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? वो सुस्ती में नहीं है, वो सोई हुई नहीं है, वो बैठी हुई नहीं है, वो चल रही है, दौड़ रही है, मूवमेंट कर रही है, एक्शन कर रही है, बदल रही है। तो हमारी प्रकृति की एक खूबी है कि उसमें एक किस्म की चंचलता है, एक किस्म का बदलाव है, और वो बदलाव सदा के लिए। जब तक प्रकृति व्यक्त रहेगी तब तक वो बदलती रहेगी। जिस दिन प्रकृति अव्यक्त हो जाएगी, मूल प्रकृति का रूप धारण कर लेगी, उस दिन उसका बदलाव रुक जाएगा। ये मल्टी फॉर्म में है। मल्टी फॉर्म मतलब इसके अनेक रूप है। वो ग्लास भी है, वो प्लेट भी है, वो चम्मच भी है, वो थर्मस भी है, वो मटका भी है, वो तवा भी है, वो गैस का लाइटर भी है, वो खिड़की भी है, वो गाड़ी भी है, वो ड्राइवर भी है, वो गाड़ी का मैट भी है, गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी है, गाड़ी का टायर भी है, सब कुछ है। तो उसके रूप है, उसके फॉर्म है, और एक नहीं है, कई है। और वो डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होती तो फिर मोक्ष की क्या जरूरत थी? मोक्ष का मतलब ही है इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, लिबरेशन, मुक्ति। तो ये जो प्रकृति है वो मुक्त नहीं है, वो बंधन में है, वो फंसी पड़ी है। लेकिन इस प्रकृति के माध्यम से, इस प्रकृति को छोड़ते हुए हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। और ये टोटल है, ये समेशन है। इसकी
छोटे छोटे एलिमेंट्स की। तो जैसे इस प्रकृति में चांद है, सूरज है, धरती है, वैसे कई प्रकार के चांद होंगे, कई प्रकार के सूरज होंगे, कई प्रकार की धरतियां होंगी इस सृष्टि में। वो सबको जोड़ते रहिए। ये जो आकाश है उसको भी जोड़ लीजिए, जो उसके बीच की जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं स्पेस में, उसको भी जोड़ लीजिए। जो गैस है, हवा है पूरे ब्रह्मांड में, उसको भी जोड़ लीजिए। जितना भी जल है, जितना भी पानी है, जितना भी लिक्विड है, उसको भी जोड़ लीजिए। और जितने प्रकार के भी सॉलिड है उनको भी जोड़ लीजिए। जो कुछ भी आपको मालूम है कि ये ऊर्जा है, उसको भी जोड़ लीजिए। जब आप सबको जोड़ लेते हैं तब प्रकृति बनती है। तो प्रकृति कोई मामूली चीज नहीं है, पर प्रकृति कोई अधूरी चीज नहीं है। प्रकृति टोटैलिटी है, कंप्लीटनेस है, विजिबल यूनिवर्स की। और ये क्या है? ये सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, गुलाम है, डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? पुरुष के ऊपर। क्योंकि जब तक उसको पुरुष नहीं छेड़ता है तब तक ये चालू नहीं होती है। और जब तक इसको पुरुष देखता रहेगा ये चलती रहेगी। पुरुष देखना बंद कर देगा, पुरुष स्वरूप में चला जाएगा, ये मूल प्रकृति में चली जाएगी। और जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है वो उसका उल्टा है, इसका विपरीत है। मतलब जो पुरुष है उसका जो बिहेवियर है, उसका जो चरित्र है, वो व्यक्त प्रकृति से बिल्कुल उल्टा है, रिवर्स है, 100%। तो हमको ये समझना है कि हम दो चीजों से डील कर रहे हैं, एक पुरुष और एक प्रकृति, और दोनों उल्टे हैं एक दूसरे। जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि दोनों उल्टे हैं, तब हमको दोनों में फर्क भी समझ में आने लगेगा। और जब दोनों में फर्क समझ में आने लगेगा, हमारा ज्ञान जो है वो परम सीमाओं तक चला जाएगा, परम ऊंचाई तक चला जाएगा। तो यहां तक किसी का क्वेश्चन? हेलो। और व्यक्त प्रकृति क्या है? कौन बताएगा कि मूल प्रकृति क्या है और व्यक्त प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? किसी को मालूम नहीं है कि कोई बताना नहीं चाहता है? हाँ मानस। हाँ, व्यक्त प्रकृति जो है वो, हेलो, सुनाई देता है? अब व्यक्त प्रकृति जो है वो जो हम देखते हैं अभी, ये मतलब जितने सारे हम देखते हैं वो सब व्यक्त है। और मूल प्रकृति जो मतलब व्यक्त है और अव्यक्त भी है। और मतलब क्या नाम है जिसको हम अनुभव से ही जानते हैं, मतलब उधर से भी और भी आ सकता है। और वो मतलब एक हम बोल सकते हैं, क्या बोल। देखिए, जो अव्यक्त है उसको साधारण आदमी जान नहीं सकता है, क्योंकि उसके बराबर। इंद्रियों की क्षमता के बाहर है। लेकिन जो योगी, ऋषि, मुनि, इनमें ये क्षमता आ जाती है इंद्रियों में देखने की, इस तरह के वस्तु को, इस तरह के, बोलिए, सृष्टि के हिस्से को। तो जो मूल प्रकृति है वो कुंजी है, वो चाबी है, वो सोर्स है।
जिससे कि व्यक्त प्रकृति निकलती है बाहर, पैदा होके आती है। उस व्यक्त प्रकृति को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, पी सकते हैं, धक्का मार सकते हैं, उसको उसको बदल सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है, मूल प्रकृति और साधारण प्रकृति। अभी सबको क्लियर है? यस सर। हम्म। यस सर, क्लियर है। सिंपल चीज है ना ये, सिंपल है, सबको सामने आना चाहिए। ओके, 11 पे चले। यस सर। अबे कहते हैं कि जो मैनिफेस्ट है, जो प्रकृति दिख रही है, व्यक्त है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ गुण हैं। और ये 3 गुणों से बना हुआ है, सत्व से, रजस से, तमस से। तमस मतलब इस प्रकृति में कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, या हैवी है, या सुस्ती से बैठा हुआ है, या अंधकार में है। उसको ज्ञान ही नहीं, इग्नोरेंट है, अज्ञानता में है, अविद्या में है। और कुछ ऐसा भी है जो फड़फड़ा रहा है, जो बदल रहा है कॉन्स्टेंटली, एक जगह टिका हुआ नहीं। और कुछ ऐसा भी है जो अंधकार में नहीं है, रोशनी में है, जो दुख में नहीं है, अति सुख में है, आनंद में है, जो भारी नहीं है, बिल्कुल हल्का है। तो ये 3 प्रकार के गुण प्रकृति के हर कंपोनेंट में मिलते हैं। एक तरफ बदलाव होता रहेगा, एक तरफ उस बदलाव से कुछ अच्छा सामने आएगा, एक तरफ कुछ बुरा सामने आएगा। और एक कॉन्स्टेंटली आता रहेगा, नॉन स्टॉप आता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति, ये बदलती रहेगी, चलती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। तो ये कहते हैं कि ये जो 3 गुण हैं, ये हकीकत में नॉन डिस्टिंग्विशेबल है, ऑब्जेक्टिव है, कॉमन है, इनमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है, और ये बुरी तरीके से फैले हुए हैं, प्रोलिफिक है। और सिर्फ ये नहीं, जो मूल प्रकृति है वो भी अनंत में है, और वो भी क्योंकि अनंत है, सब जगह फैली हुई है। ये जो व्यक्त प्रकृति है, इसमें बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे आम के पेड़, कई तरह के आम के पेड़ होंगे, लेकिन एक तरह का आम का पेड़ भी कई होगा। तो ये जो कॉमन चीजें आ जाती हैं, ये प्रकृति में, और इसमें इंटेलिजेंस नहीं होता है, इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता है, इसमें पुरुष का तत्व नहीं होता है, आत्मा का तत्व नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का तत्व होता है, मटेरियल का तत्व होता है, माइंड का तत्व होता है। कॉन्शियसनेस नहीं होती, इंटेलिजेंस नहीं होती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होती। और ये प्रोलिफिक होता है। प्रोलिफिक मतलब बहुत ज्यादा नंबरों में फैला हुआ है, एक नहीं आता है, अनेक में आता है। यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। सर और नॉन जो डिस्टिंग्विशेबल नहीं समझ में आया। कौन सा समझ नहीं आया? नॉन डिस्टिंग्विशेबल।
नॉन डिस्टिंग्विशेबल कैसे है? हाँ, आपका प्रश्न ठीक है, 2 मिनट दीजिए मेरे। नॉन डिस्टिंग्विशेबल से मतलब है कि ये भी मूल प्रकृति के समान ही है। क्यों समान है? क्योंकि उसमें भी 3 गुण है, इसमें भी 3 गुण है, इसलिए ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल है। अब आपको क्लियर हुआ? ओके, बट उसमें वो डोमेंट है और इसमें एक्टिव है। हाँ, एक में डॉर्मेंट है, एक में एक्टिव है, लेकिन दोनों में है। ओके, ठीक है। और जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो इसका विपरीत है, लेकिन ये भी कुछ कुछ चीजों में समान है। अभी होता क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट है, एक कारण है, उसका एक रिजल्ट आता है, कार्य आता है, फिर वो कारण बनता है, फिर उसका कार्य आता है। ये कह रहे हैं कि जो आता है वो कारण के समान भी होता है और कारण से अलग भी होता है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दे दीजिए, प्योरली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे राहुल गांधी है, वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी का लड़का है। प्रियंका गांधी है, वो भी सोनिया और राजीव की लड़की है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन दोनों में कुछ भिन्नता भी है, कुछ डिफरेंट भी है। तो प्रकृति जनरली इस प्रिंसिपल पे रोल डाउन करती है, चलती रहती है आगे। जो पैदा करती है वो कुछ समान भी होता है, कुछ अलग भी होता है, कुछ सेम भी होता है, कुछ डिफरेंट भी होता है। तो यहां पर यही बात कही जा रही है। मेरे ख्याल से पूरा कवर हो गया ये कार्य का। किसी को कुछ अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन है हाँ। कि आप कह रहे हैं कि इसमें पुरुष तत्व नहीं होता है। हम्म। पुरुष तत्व नहीं होता है। पुरुष तत्व नहीं होता है? हाँ। ये कैसे मालूम पड़ा? नहीं, आप बोल रहे हैं ना इसमें इंटेलिजेंस नहीं है और पुरुष तत्व नहीं है। ये मैं समझा नहीं, दोबारा बोलिए। आप ये मूल प्रकृति और व्यक्त प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, व्यक्त और अव्यक्त की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ। कहते कि इसमें इंटेलिजेंस नहीं है और पुरुष तत्व नहीं है, ये बात समझ नहीं आई थोड़ी सी। इसमें इंटेलिजेंस नहीं है, प्रकृति में इंटेलिजेंस नहीं होती है। अच्छा, प्रकृति में नहीं होती। नहीं होती है। समझ नहीं आ रही है बात। प्रकृति में चेतन तत्व होता है क्या? सर अगर चेतन तत्व नहीं तो ये सब चीज कैसे हो रही है? समझा नहीं मैं। चेतन तत्व नहीं है तो ये चीज कैसे हो रही है मतलब? अभी जैसे सूरज है, जी। सूरज रोज सवेरे उगता है जी। और शाम को डूब जाता है। जी। तो सूरज में इंटेलिजेंस है क्या? नो, नहीं सर। नहीं। नहीं सर। हाँ। नहीं सर। नहीं। जो नदी बहती है, मान ली गंगा बहती है गंगोत्री से लेके गंगा सागर पर, तो गंगा में इंटेलिजेंस है क्या? नहीं सर। नहीं। जो लेकिन बादल है। चेतन तो होगी ना, उसमें नहीं है। हाँ।
चेतन तत्व की बात कर। हम्म। किसी को पूछिए पूछिए। और किसी को कंफ्यूजन है क्या इस बात पे, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो पॉइंट उठाया है सर क्रिटिकल चेतना तो पॉइंट है है तभी एक्चुअली। तो ये एक्शन हो रहा है ना। हाँ, अगर बह रही है, एक्शन हो रहा है, तो चेतना तो है। एक्शन हो रहा है आपने तो एक बार बोला चेतना था है। पहाड़ में भी चेतना है, सूरज में भी है। तो मतलब सूरज देखता है उसके बाद चलता है, ऐसा है क्या? तो एनर्जी तो है ना सर सब में। एनर्जी है, पेट्रोल में एनर्जी है, पेट्रोल चेतन तत्व है क्या? हाँ, कोयले में एनर्जी है, कोयला चेतन तत्व है क्या? हवा जो बहती है उसमें एनर्जी है, वो चेतन तत्व है मगर क्या? वो डेड तो नहीं है, क्या नहीं है? मृत्यु तो नहीं है। नहीं, जो मैं सवाल कर रहा हूं पहले उसका उत्तर दीजिए। आप मेरे को यहाँ वहां घुमाने मत ले जाइए। सागर में लहरें आ रही हैं, उसमें चेतन तत्व है क्या? और धरती फट जाती है और भूकंप आ जाता है, उसमें चेतन तत्व है क्या? तो शक्ति तो बारिश है, गिरती है एनर्जी में ऊपर से। चेतना नहीं होती है। हाँ, शक्ति में चेतना नहीं होती है क्या? एनर्जी नहीं तो होती सब है। में है। कहाँ होती है चेतना? अगर शक्ति में चेतना होती है तो पुरुष की जरूरत क्या है? तो जीवनी शक्ति जो है, जो पेड़ आप बोले, पेड़ पौधे में जो जीवनी शक्ति है, वो तो चेतन शक्ति का पार्ट है ना। जो जीवन शक्ति है वो। चेतन शक्ति जो है वो उसका ही पार्ट है ना। आपको कैसे मालूम कि पेड़ में चेतना है? पेड़ में ग्रो चेतना है, मतलब जैसे बढ़ रहा है वो, हाँ। ग्रो हो रहा है, फल फूल निकल रहे हैं, एक्शन हो रहा है। हाँ, एक्शन, एक्शन प्रकृति का काम है ना, वो तो रजस है। नहीं, उसमें भी जीवनी शक्ति है ना, वो खुद बढ़ रहा है, रिएक्शन भी करते हैं। अरे आपको वो कैसे पेड़। मालूम? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्योंकि ये टॉपिक को समझने के लिए इस प्रकार के प्रश्न जरूरी हैं। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कैसे मालूम। मैं जानना नहीं, हम चाहता हूँ देख कि रहे हैं आप ना। क्या सर तर्क देते उन, हैं। हाँ, वो मूवमेंट कर रहे हैं, और कुछ कुछ पेड़ होते हैं रिएक्शन भी करते हैं। उसको छू लेने पर उन्होंने तुरंत मतलब वो बंद हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शन भी करते हैं। तो और लहरें बाकी आती हैं, आपके पैर को छूती हैं और चली जाती हैं। सर फीलिंग तो होती है ना। हम्म? आपको कैसे मालूम कि देखिए, पेड़ को फीलिंग होती है? नहीं, सूखा सूखा पेड़, एक एक लकड़ी और एक पेड़ में फर्क है ना। वो मैं बोल रहा हूँ, उसमें जो फर्क है वो चेतन शक्ति का फर्क है ना, जीवनी शक्ति या चेतन शक्ति का। नहीं नहीं, क्या फर्क है समझाइए ना मेरे को, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं फर्क है, मैं बोल रहा हूँ समझाइए जैसे क्या। लकड़ी लकड़ी एक लकड़ी एक जगह में पड़ेगा, उसका कुछ रिएक्शन नहीं है। उसमें पानी डालो, कुछ भी डालो, उसका कुछ रिएक्शन नहीं है। जबकि एक पेड़ बढ़ेगा, फल भी देता है, फूल भी देता है, और रिएक्शन भी करता है। उसको अगर थोड़ा सा काट देंगे तो उसमें फिर कुछ केमिकल आ जाता है, जिसको हम पेस्ट बोलते हैं। ऐसी तरह की रिएक्शन भी देता है। तो एक एक लकड़ी ऐसा नहीं देता है, मतलब लकड़ी में जीवन तत्व तो नहीं है, चैतन्य तत्व तो नहीं है। वो खाली ऐसे ही खाली है। और इसमें जीवन ही है, जीवन तत्व है, इसलिए वो फल फूल देता है और बढ़ता है, और कुछ समय के बाद में मर जाता है, तो हम बोलते हैं कि अभी मर गया, मतलब उसमें चैतन्य शक्ति नहीं है, जीवन शक्ति नहीं है। जैसे किसी से भी मतलब आदमी से चले जाते हैं तो उसको लाश बोलते हैं, वैसे ही लकड़ी ही हो गया, मतलब लाश हो गया फिर। आप कौन से शास्त्र को रेफर कर रहे हैं? नहीं, शास्त्र नहीं, मैं खाली नॉर्मल मतलब लॉजिक नहीं नहीं, आर्गुमेंट से नॉर्मल। बोल रहा हूँ, चैतन्य शक्ति आप सुनिए करके। हाँ। सुनिए सुनिए सुनिए। हम्म आप एक दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, है ना? हम्म हम हम्म लोग नॉर्मल बातें नहीं कर रहे हैं। तो हम्म अपने जब दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं और आपको किसी पॉइंट को का खंडन करना है, तो आपको किसी दर्शन शास्त्र का सपोर्ट लेके करना पड़ेगा ना, कि ये इस कारण से ऐसा है।
तो मैं आपको सांख्य का दर्शन पढ़ के सुना रहा हूं ना कि ये बोलता है कि नहीं है। आप बोलते हैं, ठीक है, आप बोलते हैं, अपने मानते हैं, आप साबित करिए। नहीं, जीवनी शक्ति जो है वो उसको क्या मतलब कैसे सांख्य दर्शन दिखता है फिर? ये जो मैंने आपको पूछा कि ये लकड़ी और एक पेड़ में जो फर्क है, तो जीवनी शक्ति है, उस जीवनी शक्ति चैतन्य शक्ति का नाम क्या है सांख्य दर्शन के मुताबिक, और वो उसको किस नजरिए से देखता है सांख्य दर्शन? सांख्य दर्शन ये बोलता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। जो जीवन है, जो बोलिए कि उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेंशियंट बीइंग जो है, वो जो है वो पुरुष का तत्व है। और जो प्रकृति के तत्व हैं उसमें नहीं है। अब आप देखिए कि बुद्धि जो है उसमें नहीं है, अहंकार में नहीं है, मानस में नहीं है, ज्ञान इंद्री में नहीं है, कर्म इंद्री में नहीं है, तन्मात्राओं में नहीं है, पंचमहाभूत में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यही तो बात है कि इन्होंने तत्वों को मैथमेटिकली डिवाइड किया है, कॉन्सेप्ट डिफाइन करके डिवाइड किया है। और जो चेतन तत्व है वो बुद्धि में देखता है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि प्रकृति है। प्रकृति के पर्दे पे वो देखता है। आप जब पिक्चर देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में, आप पर्दे पे देखते हैं, और पर्दे पे क्या होता है कि वो आपकी आंखों में आता है और आपका पुरुष देखता है। आपकी जो आंखें हैं वो भी एक लेंस की तरह है। तो एक मटेरियल वर्ल्ड है, माइंड का वर्ल्ड है, और एक उसको एक्टिवेट करने वाला वर्ल्ड है जो उसमें आप बोल सकते हैं जान फूकता है। अगर जान फूकने वाला नहीं है तो वो शरीर जो है वो मुर्दा है, और जान फूकने वाला है तो शरीर जो है वो जिंदा है। तो जब पुरुष मूल प्रकृति के पास रहता है तो वो जब मूल प्रकृति को देखता है वहां उपज होती है, और जब वो देखना बंद कर देता है वहां खत्म हो जाती है। प्रकृति जो बनी थी वो खत्म हो जाती है। तो ये इस पे निर्भर करता है कि जो पुरुष है वो किसको देख रहा है, अपने स्वरूप को देख रहा है कि मूल प्रकृति को देख रहा है, और क्या देख रहा है वो। अभी जो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं, हम ये समझा रहे हैं दुनिया को कि जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है उसमें हमने इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली डाला है। बिना मानव जाति के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली नहीं जा सकती है। समझ में आ रहा है आप लोगों में क्या बोल रहा हूं? कि अभी भी कंफ्यूजन है? तो फिर अपने दूसरे एंगल से देखते हैं। हाँ मानस। हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, पर जितना फिर मतलब अंदर घुसते हैं तो और भी थोड़ा मतलब डाउट है। मतलब अब मतलब 6 सेकेंड आगे आगे क्लियर। नहीं, दोबारा बोलिए। मैं बोला कि एक मतलब डाउट क्लियर होता है तो दूसरा फिर आ हाँ, उसका मतलब क्या है कि आप उसमें डुबकी लगा रहे हैं, आप उसमें गहरे उतर रहे हैं। एक एक लेयर पार करते हैं तो दूसरा लेयर सामने आता है। जैसे प्याज है, प्याज के लेयर का बाहर से अंदर आएंगे, एक एक करके छिलका खोलेंगे, तब अंत में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि छिलका बचेगा ही नहीं। तब आप प्याज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे।
जहां कुछ नहीं है। उसी तरीके से जब आप ध्यान लगाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, चीजें हटती जाती हैं। जैसे आप मानस में जब ध्यान लगाते हैं, आपका पहला समाधि कौन सा आता है वहां पर? सवितर्क सवितर्क। सवितर्क। हाँ, सवितर्क। तो पहले सवितर्क होता है। पहले आप देख रहे हैं, उसका नाम आ रहा है, उसकी मीनिंग आ रही है, उसकी स्टोरीज आ रही हैं। माइंड बंदर की तरह नाच नाच के इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद वही निर्वितर्क हो जाता है। ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन अंदर की बकर 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 बंद हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है? जी। तो दो दुनिया है, एक मटेरियल की दुनिया है, एक नॉन मटेरियल है। जो नॉन मटेरियल है वो पुरुष है, और जो मटेरियल है वो प्रकृति है। और जिस नॉन मटेरियल से मटेरियल बनता है वो मूल प्रकृति है। तो तीन सच्चाइयां हैं, मूल प्रकृति, प्रकृति और पुरुष। ये क्लियर है? जी। जी। तो जब आपका पुरुष प्रकृति में घुसा हुआ रहता है, वो चिपक जाता है, और जब निकल के आता है उससे बाहर, तब वो मुक्त हो जाता है प्रकृति से, वो मोक्ष में चला जाता है। अभी समझ में आ रहा है? और क्लैरिटी के साथ? यस सर, समझ में आई। तो कपिल मुनि ने क्या किया, दो में बांटा। बोला एक जिसमें गुण है और एक जिसमें निर्गुण है, कोई गुण नहीं। जो गुण है वो प्रकृति के गुण है, वो तीन गुण है, सत्व, रजस, तमस। प्रकृति दो रूप में है, मूल प्रकृति और प्रकृति। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अभी? एनर्जी फिर काम कैसे करती है जब उसमें चेतना नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है तो? हाँ, क्योंकि प्रकृति में रजस है, वो एक्शन करती है। लेकिन साधारणतः ये लगता है कि पुरुष एक्शन कर रहा है। पुरुष नहीं कर रहा है, प्रकृति कर रही है। ये प्रकृति का स्वभाव है, चरित्र है, धर्म है। अभी समझ में आया? जी। और जो बुद्धि है, उसमें हमको इंटेलिजेंस की झलकें मिलती हैं। वो हमको लगता है कि बुद्धि इंटेलिजेंट है, जबकि बुद्धि इंटेलिजेंट नहीं है। बुद्धि के पास पुरुष है। पुरुष के सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट से बुद्धि में बुद्धि दिखाई देती है। ये समझ में आई बात? मतलब वो जी। एक सिर्फ प्रोडक्ट है, हाँ, एक प्रोडक्ट है, पुरुष से ही सब कुछ चलता है। पुरुष कंट्रोलर है। ये प्रकृति का, ये ब्रह्मांड का, या जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबके कंट्रोलर पुरुष है। सर अगम में तो यही बोला ना, सब जगह चेतना है। कौन से अगम में बोला है? सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में लिखा हुआ है। अरे मैडम, मैं आपको वही पूछ रहा हूं ना, कौन से शास्त्र में बोला है? आपने कहा शास्त्रों में बोला है। मैं मान रहा हूं आपकी बात। अब मैं अगला सवाल कर रहा हूं, कौन से शास्त्र में बोला है? जो हम ये हम्म? पढ़ते हैं, और
क्या शिव बोल रही है? पुराण, शिव पुराण और ये हम पुराण पढ़ते हैं तो उन सब में ही लिखा हुआ है कि सब जगह चेतना है, चेतन तत्व है। हाँ, तो जो पुराण है और जो वेद है और जो दर्शन शास्त्र है, इसमें फर्क है। बताइए क्या फर्क है? वो हम्म? मतलब क्या दोनों बोल ही रही है? ऋषि मुनियों से ही लिखे गए हैं सर। लिखे तो ऋषि मुनियों ने ही हैं। देखिए, आपके साथ मेरे को दिक्कत ये होती है कि आप मेरे सवाल को सुनती हैं, लेकिन सवाल के अनुसार जवाब नहीं देती हैं, साइड से जवाब देती हैं कि आपको कोई निकलने का रास्ता मिल जाए वहां से, है ना। हम यहाँ रास्ता ढूंढने नहीं नहीं बैठे हैं, हम एक दूसरे को फंसाने नहीं बैठे हैं। हम जिज्ञासा पूर्वक समझ रहे हैं हाँ कि जी, ये है वही क्या। सही ज्ञान पाने के लिए सर मैं पूछ रही हूँ कि जो हमने पढ़ा है वो सत्य है, जो अब हम पढ़ रहे हैं वो सत्य है, तो अपना सही ज्ञान को सही दिशा में ले जाना चाहती हूँ। ओके, अभी मैं आपसे पूछता हूं कि सही ज्ञान का प्रमाण क्या है। हमने कई बार कवर किया है ये। हाँ जी। अब बताइए सही ज्ञान का प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान, अगम का ज्ञान, वो कौन सा क्या ज्ञान? था, प्रत्यक्ष हाँ, प्रत्यक्ष ठीक और है। अगम, अगम तीसरा है, दूसरा क्या है? अनुमान। अनुमान, ठीक अनुमान। है। हाँ, ठीक है। अनुमान लगाते हैं जैसे। अजब सा। अगम में क्या आता है? अगम में जो हमारे मतलब हम मान लेते हैं, जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि योगी बोल गए हैं उनको हम सत्य मान लेते हैं। जैसे ये हमारा योग शास्त्र पतंजलि योग सूत्र है, हाँ, तो हमने पतंजलि ऋषि का ये ज्ञान को अगम का ज्ञान मान के सत्य माना है। देखिए ऐसा है कि वेद को मान्यता है, पुराण को हम्म। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पुराण उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे वेद है। पुराण मतलब हिस्ट्री जैसा है। हाँ, पुराण एक प्रकार की हिस्ट्री जैसा है, उसमें तत्वों का बात थोड़ा सा कम रहेगा। और हाँ, वेद जो है पूरा तत्वों का ऊपर जाता है। हाँ, हाँ, इसलिए इसलिए पुराण को वेटेज कम है, तो पुराण को अगम नहीं माना जाता है। और वेद पे जो डायरेक्टली आधारित है उसको अगम माना जाता है। तो ये जितने भी दर्शन शास्त्र हैं ये डायरेक्टली वेद से निकले हुए हैं। क्यों निकले हैं दर्शन शास्त्र? क्योंकि वेद में बहुत कुछ है और सेम चीज को अलग अलग शब्दों में समझाया गया है, तो आदमी के माइंड में कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन जो दर्शन शास्त्र है उसकी जो वोकैबुलरी है, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, वो क्लियर कट है, उसमें कोई कंफ्यूजन की जगह नहीं है। ओके, समझ में आया अभी आपको? जी सर, जैसे सरस्वती है वो भी, लक्ष्मी, ये सब शक्तियां तो हैं। तो ये अभी तो भी कौन मन और मना कर रहा है बुद्धि कि ये मान नहीं शक्ति रहे कि, नहीं है? हाँ, तो इसमें इंटेलिजेंस नहीं है ये मानने को अभी, मन और बुद्धि। देखिए आपने ना, आप ये शास्त्र क्या बोल रहा है उसको नहीं सुन रही। आपके अंदर जो प्रोग्राम्ड है पिछले 30-40 साल की कहानियां, हम्म। प्रवचन, यूट्यूब के वीडियोस, है ना, वो सब बैठा हुआ है।
तो वो जब बैठा रहता है तो वो आपको दुख देता है, क्योंकि वो ऑथेंटिक करेक्ट नॉलेज नहीं है, वो लो लेवल का नॉलेज है। जो लो लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो ठीक है, उनको उससे आराम मिलता है। लेकिन जब आप सब्जेक्ट में डीप जाती हैं तब आपको गहराई में उतरना पड़ता है, और तब आपको मिस्टेक का चांस नहीं मिलता है। आप कुछ भी मॉडिफाई भी करने जाएंगी, आपको वेद का सपोर्ट लेना पड़ेगा। बिना वेद के सपोर्ट के आपके हिंदू धर्म के किसी भी चीज की वैल्यू नहीं। अभी समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये ऑथेंटिक है वेद। वेद की मान्यता 100% है, कुरान की 100% नहीं है। और जो स्मृतियां होती हैं उनकी और भी कम होती है। जब आप वेद के ज्ञान को 100% सही मानेंगे और आपको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको एक्सपर्ट चाहिए जो उस डिफिकल्ट नॉलेज को सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश करे। तो ये जो ऑथर रहते हैं, जो डिफिकल्ट नॉलेज को सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, उन्होंने दर्शन शास्त्र लिखे हैं। कपिल मुनि ने सांख्य लिखा है, आपके क्या नाम है उसका, पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र। योग पतंजलि ने योग सूत्र दिया है। अगर आपको पतंजलि के योग सूत्र को चैलेंज करना है तो आपको या तो पतंजलि के किसी और सूत्र से किसी और सूत्र को चैलेंज करना होगा, या तो आपको सांख्य के किसी सूत्र से चैलेंज करना होगा। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं यूट्यूब में ये देख के आई हूं इसलिए ये चैलेंज हो गया। सर यूट्यूब का नहीं बोल रही हूँ, वेद में लिखा कि पूरी सृष्टि चेतन तत्व है, चेतना सब जगह है। सर आपने ही बोला था कि हम सिर्फ वो प्लान से चल रहे हैं, आ, मूल प्रकृति ही सब, शक्ति ही सब चला रही है। एक बार आपने तो बोला था, तो इंटेलिजेंस के बिना शक्ति कैसे चला सकती है, इसीलिए मेरा प्रश्न आया। ये हमने पहले पढ़ा। क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है, वो कॉज एंड इफेक्ट पे चल रही है। ओके। अगर आम में इंटेलिजेंस होती, आम को पावर ऑफ चॉइस होता, तो आम का बीज इमली का पेड़ खड़ा करता, कभी मौसम्बी का पेड़ खड़ा करता, कभी केले का पेड़ खड़ा करता। वो हमेशा आम के बीच से आम का ही पेड़ क्यों निकलता है? क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट है। मतलब एक हम्म। चालू भाषा में रोबोट जैसा। हाँ, उसमें उसमें उसकी इंटरनल प्रोग्रामिंग है, संस्कारों की प्रोग्रामिंग है। इसलिए बोलते हैं कि जैसे आपके संस्कार होते हैं वैसे आपका जीवन बनता है। आपको अपने जीवन को बदलना है तो अपने संस्कारों को बदलो। आपको बाहर की दुनिया बदलनी है तो अपने अंदर की दुनिया को बदलो। सुना है कि नहीं सुना है? हम्म। अभी क्लियर हुआ कॉज एंड इफेक्ट। हाँ। हाँ। यस सर, क्लियर हुआ अभी। सर इसमें तो 11th में एक लाइन रह गई है, द स्पिरिट इज द रिवर्स ऑफ बोथ ऑफ देम एंड येट इज सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट। हाँ, तो मैं जो आपको क्या बोला कि राहुल गांधी को आप देखेंगे तो कुछ कुछ क्वालिटीज उसकी माँ की होंगी और कुछ कुछ क्वालिटीज उसके पिता की होंगी। और सिमिलरली आप प्रियंका को देखेंगे तो कुछ कुछ क्वालिटी दोनों की होगी। लेकिन राहुल और प्रियंका सेम नहीं है, अलग है। तो कॉज एंड इफेक्ट जब फ्लो करता है तो कॉज से इफेक्ट तो आता है, 100% सेम नहीं आता है।
आप एक आम का बीज डाल दीजिए और मान लीजिए पेड़ पे 100 आम लग गए हैं, तो 100 के जो आम लगे हैं उनके अंदर जो बीज निकलेगा वो सब अलग अलग होंगे, और जिस बीज से वो पैदा हुए हैं वो भी अलग होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर हो गया सर। तो जैसे जैसे आप इन 25 तत्वों को समझेंगे, उसको पकड़ेंगे, आपका स्व अध्याय चल रहा है, आप अपने बारे में जान रहे हैं। और ये स्व अध्याय जितना आपका गहरा होगा उतने ही आप गहरे हो जाएंगे। और जब आपका स्व अध्याय इतना गहरा हो जाएगा कि आपको ईश्वर समझ में आ गया, तो आप ईश्वर बन जाएंगे। तो जितना अंदर जाएंगे उतना ऊंचा जाएंगे। बाहर क्या है? बाहर दुनिया है वस्तुओं की। फिर हम मानस पे आते हैं, फिर हम अहंकार पे आते हैं, फिर हम बुद्धि पे आते हैं, फिर हम मूल प्रकृति पे आते हैं, फिर हम पुरुष पे आते हैं, उसके बाद हम ईश्वर पे जाते हैं। तो ये अंदर तैर के जाना ध्यान के माध्यम से या मानस के माध्यम से, मानस भी इंद्रिय है अंदर देखने की, अंदर जाने की। तो जब आप मानस का प्रयोग करके, मानस कॉन्शियस माइंड है, वो जहां देखता है उसके प्रति जागरूक रहता है, आधा जागा हुआ नहीं है सबकॉन्शियस माइंड की तरह, बुद्धि की तरह अनकॉन्शियस नहीं है। आपको आपकी बुद्धि का मालूम ही नहीं रहता है इसमें क्या संस्कार है। तो ये एक गहरा सब्जेक्ट है, और जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे, आपको क्या होगा? आप प्रकृति के ऊपर काबू पाएंगे। क्योंकि बुद्धि क्या है? बुद्धि प्रकृति का माइंड है। और मूल प्रकृति क्या है? सारे प्रकृतियों को पैदा करने वाली है। और पुरुष क्या है? प्रकृति को उंगली करके उससे प्रकृति निकालने वाला है। मूल प्रकृति को उंगली करके उत्तेजित करके उससे प्रकृति निकालने वाला है। तो आपको पुरुष के लेवल पे जानकारी आ जाती है, मूल प्रकृति के लेवल पे आ जाती है, महत और बुद्धि के लेवल पे आ जाती है। फिर आपको इंडिविजुअल लेवल पे आ जाती है, अहंकार से, मानस से, इंद्रियों की जानकारी आ जाती है। और वस्तुओं को तैयार करने लगते हैं आप, तन्मात्राएं बनाते हैं, पंचमहाभूत बनाते हैं। सब कुछ आप ही कर रहे हैं, आप ही के अंदर सब कुछ है। आप ही वो आम के फल हैं, आप ही के अंदर वो आम का बीज है, आपके अंदर के आम के बीज के अंदर आम का पेड़ है, आप ही के अंदर आम के बीज के, आम के पेड़ के अंदर आम के 100 फल लगे हैं, और उन 100 फलों के अंदर आप ही के अंदर वापस 100 बीज। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा कि आप ही बाप हैं, आप ही बच्चे हैं, आप ही माँ हैं, आप ही दादा हैं, आप ही परदादा हैं, तब आपको समझ में आएगा कि आप ही ब्रह्मांड है। और सब रिकॉर्डिंग आपके खोपड़ी में है। क्यों? सृष्टि कहां से शुरू हुई? सृष्टि शुरू हुई पुरुष से और मूल प्रकृति से। ये कहां है? तत्व आपके अंदर है। ये ब्रह्मांड का माइंड इंटेलिजेंस कहां पर है? प्लान कहां पर है? नॉलेज कहां पर है? महत में है, बुद्धि में है। ये कहां पे है? महत बुद्धि आपके अंदर है। आपके शरीर को कौन बना रहा है? आपका अहंकार बना रहा है। आपके इंद्रियों को कौन बना रहा है? अहंकार बना रहा है। आपके दुनिया को कौन बना रहा है? अहंकार बना रहा है। ये अहंकार कहां पे है? आप ही के अंदर है। ये तन्मात्राएं कहां है? आप ही के अंदर है। ये पंच महाभूत कौन बना रहा है? आप ही बना रहे हैं। इसको कौन देख रहा है, कौन पहचान रहा है? आप ही की इंद्रियां पहचान रही हैं। उसको कौन बदल रहा है? आप ही के कर्म इंद्रियां बदल रही है। आप ही टोटल ब्रह्मांड है। और आपका जो ब्रह्मांड है उसको ट्रिगर करने वाला पुरुष अलग है, उसका आधार कार्ड अलग है। मेरा आधार कार्ड अलग है, मेरा पुरुष अलग है। जितने हम यहां पर हैं सब अलग अलग पुरुष हैं।
जितनी मछलियां हैं वो अलग अलग पुरुष हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं वो अलग अलग पुरुष हैं, जितने पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग पुरुष है, जितने पशु हैं वो अलग अलग पुरुष हैं, जितने देवी देवता हैं राक्षस हैं वो अलग अलग पुरुष हैं, जितने ब्रह्मा हैं उतने अलग अलग पुरुष हैं, जितने शिव हैं उतने अलग अलग पुरुष हैं, जितने विष्णु हैं उतने अलग अलग पुरुष हैं। ब्रह्मा के भी 3 गुण हैं, ब्रह्मा के 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। विष्णु के भी 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस। शिव के भी 3 गुण हैं, इंद्र के भी 3 गुण हैं, पितरों के भी 3 गुण हैं, गंधर्व के 3 गुण हैं, यक्षों के 3 गुण हैं, राक्षस के 3 गुण हैं, प्रजापतियों के 3 गुण हैं, पशुओं के गुण हैं, इंसान के गुण हैं। जहां पर गुण है वहां पर पुरुष नहीं। तो जिस शिव की हम पूजा करते हैं उसकी मूर्ति है, उसका आकार है, उसका रंग है, उसका बिहेवियर है, तो वो सगुण है, सगुण ईश्वर है। और जिसमें गुण नहीं है वो निर्गुण है। तो निर्गुण कौन है? पुरुष है। और सगुण कौन है? प्रकृति है। तो शिव भी प्रकृति में है, विष्णु भी प्रकृति में है, ब्रह्मा भी प्रकृति में, सारे प्रकृति में। शिव आपको देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। शिव को आप देखते हैं, वो चैतन्य तत्व आपके अंदर है। आप शिव के फोटो को देखते हैं, शिव के नाम को देखते हैं, शिव के स्पेलिंग को देखते हैं, शिव के रूप को देखते हैं, शिव के लिंग को देखते हैं, शिव के त्रिशूल को देखते हैं। वो सतगुरु ने बड़ा शिव की मूर्ति बनाई है, वो सब प्राकृतिक है। वो सब उनके लिए है जो प्रकृति में फंसे हुए हैं, जिनको प्रकृति के बाहर का नहीं दिखता है। तो उनको बुद्धि के ऊपर देवता है, उनको देवता तक लाया जाता है। और उसमें क्या होता है कि बहुत देवताओं में फंस जाते हैं। इसलिए इस्लाम क्या बोलता है कि ये जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनकी मूर्तियां तोड़ो। क्यों? वो अल्लाह पे विश्वास करते हैं। अल्लाह कौन है? निर्गुण है। क्रिश्चियन क्या करते हैं? जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं। उनके क्रॉस पे जो जीसस क्राइस्ट लगे हुए हैं उनकी पूजा करते हैं। मदर मेरी की पूजा होती है। ये सब भी मूर्ति पूजा है। जहां मूर्ति आई वहां गुण आया, प्रकृति आई। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 5 स्टेज है। सबसे नीचे का स्टेज है तामसिक प्रकृति, उसके ऊपर का स्टेज है राजसिक प्रकृति, उसके ऊपर का स्टेज है सात्विक प्रकृति, उसके ऊपर का स्टेज है आपका मूल प्रकृति, उसके ऊपर का स्टेज है आपका पुरुष। और अगर आपको पुरुष के ऊपर जाना है तो योग बोलता है ईश्वर। योग ने ईश्वर को ब्रिज बनाया है मूल प्रकृति और पुरुष के बीच में। तो ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट्स है, ये फिलॉसफी है, ये किसी की माइंड की क्रिएशन है। वेद क्या है? वेद प्राकृतिक है। कुरान क्या है? प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति में आया है। चेतन तत्व प्रकृति के अंदर नहीं आ सकता है। चीनी को आप पानी में डाल के घोल सकते हैं, लेकिन चेतना को आप प्रकृति में घोल नहीं सकते हैं, वो मिल नहीं सकते हैं, वो अलग अलग है। जो प्रकृति में है वो पुरुष में नहीं है, जो पुरुष है वो प्रकृति नहीं है, दोनों अलग अलग है।
तो जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हैं तो आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, मेरे हरकतों को देख रहे हैं। जब मेरे शरीर को देख रहे हैं मतलब तमस को देख रहे हैं। जब मेरे शरीर के हरकतों को देख रहे हैं मतलब मेरे रजस को देख रहे हैं। और जब मेरे मुंह से निकले हुए ज्ञान को सुन रहे हैं तब आप मेरे सत्व को देख रहे हैं। लेकिन आप मेरी आत्मा को नहीं देख रहे हैं। आपको मालूम नहीं कि ये रोबोट है कि जिंदा है, इसमें आत्मा है भी कि नहीं है। तो जो बंदा ये 25 तत्वों को समझता है गहराई से, वो इनका मालिक बनता है। और वो जब 25 तत्वों का मालिक बनता है तो वो पुरुष को भी समझता है, मूल प्रकृति को समझता है। मूल प्रकृति में अनंत की ऊर्जा है, इनफाइनाइट एनर्जी है, इटर्नल है, हमेशा के लिए। तो वो अनंत की ऊर्जा उसके अंदर से बहने लगती है, वो इटर्नल हो जाता है, उसके मरने की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये 25 तत्व, 25 आप समझ लीजिए खिड़कियां हैं जिससे आप सच्चाई देख रहे हैं दुनिया की। जिस खिड़की पे खड़े हो जाएंगे या जिस बालकनी में खड़े हो जाएंगे, 25 तत्व समझ लीजिए 25 बालकनियां हैं। जिस बालकनी में खड़े हो जाएंगे वहां से जो आपको दृश्य दिखेगा वो वहां की सच्चाई है। आंख की सच्चाई अलग है कान की सच्चाई से। आंख जो देख रहा है वो कान नहीं देख पाएगा। कान में घुस जाएंगे, वहां से जो आपको सुनाई देगा वो आंख नहीं सुन पाएगा। तो ये 25 तत्वों में हम 25 खिड़कियों से या 25 बालकनियों से या 25 व्यूइंग की जगहों से हम रियलिटी का दर्शन करते हैं। इसलिए इसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं। अभी समझ में आ रहा है? यस सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। तो दर्शन शास्त्र इस देश में एक नहीं है, कई हैं। लेकिन हम दर्शन शास्त्र को ही भूल रहे हैं। और दर्शन शास्त्र कहां से आए हैं? वेद से आए हैं। वेद को कौन समझ सकते हैं? जो कि ऊंचे लेवल के स्कॉलर हो, तभी वो उसका मीनिंग निकाल के हमारे सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऐसे फॉर्मेट में, एक ऐसे रूप में जिसको हम समझ सकें। तो दर्शन शास्त्र जो है वो वेद का निचोड़ है। वो अलग अलग स्कॉलर ने अपने अनुसार निकाला है और जनता के सामने लाया है कि ऐसे भी देख सकते हो। तो सांख्य अपने दृष्टिकोण से दिखाता है, योग अपने दृष्टिकोण से दिखाता है, वेद अपने दृष्टिकोण से दिखाता है। दृष्टिकोण से दिखाता है, दृष्टि मतलब देखना, देखने की जगह, देखने का पर्सपेक्टिव, वो दर्शन देता है। जैसा आप दर्शन करेंगे वैसा आपको दिखेगा, और जो आप अंदर होंगे वैसा ही आपका दर्शन बाहर होगा। जब आप अंदर को ट्रेन करेंगे ज्ञान लेके, आपका बाहर बदलने लगेगा। और जितना गहरा आप अंदर ट्रेन हो जाएंगे उतना गहरा आप बाहर को बदलने लगेंगे। ये प्रकृति जिसमें आप फंसे पड़े हैं, फिर वो प्रकृति आप में फंस जाएगी। तो ये 25 तत्वों से ये चमत्कार होता है, इसको समझने से। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? पूजा और चंद्रशेखर साहू। मानस। नमस्ते सर, चंद्रशेखर सर। मतलब जोर से बोलिए चंद्र। सर मैं चंद्रशेखर सर, मैं चाहता हूँ कि कैसे जो ये योगा को हमारा लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे इसका। वो तो आप डिस्कस करता रहता है योगा के बारे में, दर्शन के बारे में, तो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसी के बारे में बताना सर ओके, चाहता हूँ। ओके।
आप कोई गाड़ी चलाते हैं? जी। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मेरा सर स्कूटी है, टू व्हीलर। अच्छा, तो स्कूटी आपने पहली बार कब देखी? सर स्कूटी को आपने पहली बार कब देखा? पहली बार सर मैं तो जब बचपन में थे वो वहां से दिखा है। फिर तो आपने बचपन में स्कूटी को देखा। जी। सिर्फ स्कूटी को देख के आपको स्कूटी चलाना आ जाता है क्या? नहीं, नहीं आता है। क्या करना पड़ता है स्कूटी को ऊपर चढ़ना? इसलिए इसलिए सर समर्थ होना पड़ेगा। सामर्थ्य होना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, और अगर कुछ लाइसेंस की जरूरत होती है तो लेना पड़ता है। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जी। उसको समझना पड़ता है, और उसके उस नॉलेज के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। और हाँ इसके लिए हो सके तो किसी टीचर को रखा जाता है जो कि आपको सही दिशा दिखाता है और जल्दी से जल्दी वो सिखा देता है। हाँ, वही बात सर। मेरा सर जो उद्देश्य है यही है, जो हमारा जीवन में इम्प्लीमेंट कराना है। तो इसी का सर जो मार्ग है वो मार्गदर्शन होना है चाहिए आपसे, यही मेरा उद्देश्य है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दो दर्शन शास्त्र करते हैं, एक योग सूत्र और एक सांख्य कारिका। अभी हम लोग सांख्य कारिका पे हैं, 11वें कारिका पे हैं। इसमें टोटल शायद 72 या 72 कारिका हैं। तो जब आप एक एक कारिका को समझेंगे, आप स्कूटी को समझेंगे, स्कूटी के एक्सीलरेटर को समझेंगे, स्कूटी के ब्रेक को समझेंगे, स्कूटी के पेट्रोल टैंक को समझेंगे, स्कूटी के हेडलाइट को समझेंगे, हेडलाइट के स्विच को समझेंगे, स्कूटी को किक कहाँ से लगाता है समझेंगे, स्कूटी को स्टैंड कहाँ है समझेंगे, स्कूटी को स्टैंड पे कैसे चढ़ाना है समझेंगे। तो जब आप ये समझने लगेंगे तो स्कूटी आपकी होने लगेगी और आप स्कूटी होने लगेंगे। आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ जी। हाँ। तो एक तरीका है ज्ञान लेने का, और एक तरीका है ज्ञान लेने के बाद उस पर अभ्यास करने का। जी। तो जो सांख्य है वो सिर्फ ज्ञान का मार्ग है, सांख्य में सिर्फ ज्ञान से होता है। और जो योग का मार्ग है वो सांख्य का ज्ञान लेने के बाद उस पर कर्म करने का मार्ग है, उस पर अभ्यास करने का, प्रैक्टिस करने का मार्ग है। तो अगर आप बुद्धिमान किस्म के हैं तो आपको सांख्य से शुरू करना चाहिए, और अगर आप नॉर्मल किस्म के हैं तो आपको योग सूत्र से आरंभ करना चाहिए। ठीक है? जी। जी। हाँ, तो आपको ये फिलॉसफी समझ में आएगी, और फिर जी। कोई भी जी। आपको क्वेश्चन आता है उसका इम्प्लीमेंटेशन में तो वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है सर, मैं तो आज मेरा पहला क्लास है। हाँ हाँ। मैं सर पता नहीं चला तो देर से ज्वाइन हुआ है। तो आगे आगे नहीं। सर मैं कुछ जो आएगा पूछेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। और आपको किताब लेनी पड़ेगी इसकी। आप अपने हिसाब से इंटरनेट पे देख लीजिए कौन सी भाषा की किताब से आप कंफर्टेबल हैं, हाँ। आपके बजट में कौन सी किताब आती है, उसका थोड़ा रिव्यू पढ़ लीजिएगा किसी ई कॉमर्स साइट से लेते हैं तो, और उसके बाद उसको खरीद के उसको पढ़ना चालू करें। हाँ जी दूसरा, सर। अगर आप किताब खरीदने में स्ट्रेट अवे इंटरेस्टेड नहीं हैं तो यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखिए, जो भाषा आपको कंफर्टेबल है उस भाषा में आपको मिलेगी, जी सर। और उसमें देखिए। और आपको फिर एक बेस बनेगा। जब आपका बेस बनता है और जब आप यहाँ सुनेंगे, आप उसको जोड़ने लगेंगे, अपने मन में बैठाने लगेंगे, और आपका ब्रेन की क्षमता बढ़ने लगेगी। और ब्रेन जब वो कनेक्शंस पकड़ने लगेगा तो सडनली आपको समझ में आएगा कि आपका साइकिल जो है वो स्कूटी बन गया, स्कूटी जो है वो कार बन गया, कार जो है वो हेलीकॉप्टर बन गया, हेलीकॉप्टर जो है वो प्लेन बन गया, प्लेन जो है वो रॉकेट बन गया, और आप उड़ान भर गए।
तो ये वो जर्नी है जो आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाती जी है और सर। अल्टीमेट तक ले जा सकती है, आपको ईश्वर बना सकती है। वो जी निर्भर करता है आपकी साधना पे। हाँ पीडीएफ भी सर। डाउनलोड कर। हाँ सर सर मैं पीडीएफ हाँ, कौन पूछ रहा है, पूछिए। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो ये जो साधना है, तो हाँ कैसे हमको जो शीर्ष है, हमारा जो उच्चतर उच्चतर सोपान है, हायर सोपान है, उनमें पहुंचना कैसे है, तो इसलिए गाइड करना है, यही मेरा बात ही है सर। ओके, देखिए ऐसा है, ये मार्ग सरल है, इसमें कमिटमेंट चाहिए और गाइडेंस आपको, जैसे पतंजलि बोलते हैं योग सूत्रों में कि जो ईश्वर है वही आपके गुरु हैं और वो भी आपके अंदर है। तो जब हम ईश्वर को अपने अंदर बैठा लेते हैं और उसकी शक्ति को जगाते हैं, उसको आह्वान देते हैं, उसको अवेकन करते हैं, तो हम ऊंचे ऊंचे लेवल्स पे चढ़ने लगते हैं। और कभी कभी ये संभावना हो सकती है कि किसी ऊंचे लेवल पे पहुंचने के बाद आपको कुछ झटका लग जाए, कोई चीज गलत ट्रैक पे चली जाए, समझ में नहीं आए, तो उस समय जो भी आपके टीचर हैं, गुरु हैं, वो उस समय मार्गदर्शन दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए। जी सर। तो ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको भी चलना है, औरों को भी चलना है, और जब भी मौका मिलता है साथ में बैठने का, बात करने का, तो आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करते चलिए, एक्सपीरियंस समझते चलिए। सबका मार्ग बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी को मार्ग बनाना है, सबका मार्ग बना हुआ है। आपके लिए वो मार्ग अगर इस जीवन में नहीं खुलेगा तो अगले जीवन में खुलेगा। प्रकृति यहाँ पर आपकी सेवा के लिए है, वो आपको देगी जो आपको। ठीक है। जी सर। जी, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लोज करें? चलिए फिर क्लोज जी करते हैं। सर। थैंक यू वेलकम।